नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे दो ध्रुवीयता का अंत यानी द एंड ऑफ बाइपोलरिटी। नाम से ही स्पष्ट है कि कभी ऐसी दो सुपर पावर रही होगी जिसमें से एक का प्रेजेंट टाइम में अंत हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है। तो हमें इसके डिक्लाइन को समझना है। हमें समझना है कि ये सुपर पावर कौन थी, कैसे बनी और सुपर पावर से जीरो कैसे हो गई। ये हमारे चैप्टर का थीम रहेगा। तो सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए। इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है कि एक सिस्टम ऐसा था जो अचानक से ढह रहा है और दूसरा सिस्टम ऐसा है जो बहुत ही तेजी से ग्रो कर रहा है। जहां वो सिस्टम जो सोवियत संघ यूएसएसआर है वो नीचे गिर रहा है, इसकी इकोनॉमी भी नीचे गिर रही है और यहाँ के लोगों के पास खाद्य संकट की बहुत हद तक कमी हो चुकी है। लोगों को ब्रेड के टुकड़े के लिए लंबी लाइनें लगानी पड़ रही है। और इसके विपरीत जहां अमेरिका की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है और यहाँ के लोगों की अच्छी समृद्धि हो रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों जब सुपर पावर निकल कर आई थी 1945 में और 1991 में इनमें से एक का डिक्लाइन कैसे हो गया, आज हम इसे समझेंगे। तो सबसे तो पहले हम पहली सुपर पावर जिसका अंत होता है वो है सोवियत संघ। वो है क्या, इसे समझ लेते हैं। जैसे सोवियत संघ, हमें पता है कि 1917 में होती है बोल्शेविक क्रांति, रूसी क्रांति। किसके नेतृत्व में होती है? लेनिन महोदय के नेतृत्व में होती है। और लेनिन महोदय कार्ल मार्क्स के शिष्य थे। कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को व्यवहारिक रूप देने के लिए लेनिन ने 1917 में बोल्शेविक क्रांति की थी। अब कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी क्या है? जैसा कि आपको पता है, आपने नाम भी सुना होगा, साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। अब ये साम्यवाद क्या है? कार्ल मार्क्स कहता है कि हमारा सोसाइटी, हमारा समाज, जिसमें एक है मजदूर वर्ग, दूसरा है मालिक वर्ग यानी बुर्जुआ और सर्वहारा। और मजदूर मजदूरी करता है और उसके बाद में मालिक मजदूर की इनकम से, मजदूर के हार्ड वर्क से अमीर बन रहा है। लेकिन इसकी अमीरी से गरीब पर कोई असर नहीं पड़ रहा, उल्टा ये और ज्यादा गरीब बन रहा है। मेन बात है कि मजदूर फैक्ट्री में काम करे और उसका सारा का सारा प्रॉफिट किसको मिल रहा है? अमीर को। जहां अमीर और अमीर हो रहा है डे बाय डे, वहीं गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। और इनके बीच में डिफरेंस बहुत हद तक काफी बढ़ चुका है। और यही ये कहना चाहता है कि जो आप अब तक पूंजीवाद को मान रही हो, और पूंजीवाद कहता है कि उद्योगों को स्थापित करो, इंडस्ट्री स्थापित करो, लेकिन इस इंडस्ट्री से, इन पूंजीवादी विचारधारों से फायदा ओनली मालिकों को, अमीरों को ही होगा। मजदूर हमेशा गरीब के गरीब रहेंगे। तो उनसे पूछा जाता है कि महोदय क्या किया जाए, कैसे गरीबी दूर की जाए? तो वो कहते हैं कि अब हमें करनी होगी क्रांति। और क्रांति भी कैसी? वॉयलेंस करना होगा, हिंसक क्रांति करनी होगी। और हिंसक क्रांति में क्या करना होगा? इन मालिकों को, इन अमीर लोगों को मारना होगा और इनकी जगह आपको यानी मजदूरों को मालिक बनना होगा। और इनकी संपत्ति पर अब मजदूरों का हक होगा और मजदूर अब बन जाएंगे मालिक। और इस तरह समाज में आ जाएगी समानता और कोई लोग गरीब नहीं होगा, कोई अमीर नहीं होगा, सबकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग सबको कुछ न कुछ मिलेगा। ओके, ये कहता है हमारा कार्ल मार्क्स महोदय। लेकिन इसमें एक व्यवहारिक कमी थी। अगर सभी मालिक बन जाएंगे तो मालिकों में भी मालिक और अधिक बनने की प्रतिस्पर्धा होगी, क्योंकि मनुष्य हमेशा स्वभाव से स्वार्थी होता है। अब इस विचारधारा को आगे लेनिन बढ़ाते हैं जो इसे व्यवहारिक रूप देते हैं। अब व्यवहारिक रूप कैसे? लेनिन कहते हैं कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी बहुत हद तक सही है, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। और इस कमियों को दूर करने के लिए वो लेनिनवाद कार्ल मार्क्स का ही रूप में सुधार करते हैं। वो कहते हैं कि मजदूरों को मालिक नहीं बनना है, हम मालिकों को हटाकर अब मालिक बना देंगे सरकार को। जब सरकार मालिक बन जाएगी, अब सरकार डिसाइड करेगी उद्योगों को, सरकार डिसाइड करेगी कृषि को। और उद्योग जब सरकार डिसाइड करेगी, कृषि जब सरकार डिसाइड करेगी और इस पर पूरा नियंत्रण जब सरकार का होगा, तो इनसे जो प्रॉफिट लाभ प्राप्त होगा वो हम समाज में वितरित करेंगे। उन सॉरी, यहाँ पर नहीं आ रहा होगा, ऊपर ले चलते हैं। वो लाभ हम कहाँ वितरित करेंगे? समाज में वितरित करेंगे। और समाज में रहते हैं व्यक्ति और सभी का कल्याण हो जाएगा, क्योंकि स्टेट प्रत्येक व्यक्ति को उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग सब कुछ फैसिलिटी देगी। तो वापिस आपको बताना चाहता हूँ,
पूंजीवाद जहां अमीर और गरीब के बीच में डिफरेंस क्रिएट कर रही थी, गरीबों को और ज्यादा गरीब बना रही थी, वहां मार्क्स आते हैं और बोलते हैं क्रांति कीजिए, मालिकों को हटाकर खुद मालिक बन जाइए। लेकिन ये व्यवहारिक नहीं था, इसलिए 1917 में लेनिन आते हैं और वो लेनिन के द्वारा बोल्शेविक क्रांति करने के बाद वो अपनी विचारधारा कार्ल मार्क्स में थोड़ा चेंज करते हैं। वो कहते हैं कि मालिक मजदूर नहीं बनेंगे, लेकिन मालिक कोई नहीं रहेगा, अब मालिक रहेगा सरकार। सरकार को सबका ध्यान है कि किसको क्या चाहिए, किसकी क्या जरूरत है, क्या उत्पादन करना चाहिए और उस उत्पादन को कितनी मार्केट प्राइस पर बेचना चाहिए ताकि सामने वाले लोग यानी हमारे नागरिक खरीद सके। तो पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज हो जाएगा, सरकार के नियंत्रण में होगा, एक दलीय पार्टी की सरकार होगी और वो पार्टी होगी कम्युनिस्ट पार्टी। अब इस सिस्टम को ही हम कहते हैं सोवियत प्रणाली। अब और अच्छे तरीके से समझते हैं दूसरे डायग्राम के माध्यम से। 1970 1917 में आते हैं लेनिन। 1924 में लेनिन की मृत्यु हो जाती है और इनकी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाते हैं स्टालिन। स्टालिन लेनिन से काफी ज्यादा कट्टर थे। उन्होंने सोच लिया वो करते थे और उन्होंने पहला ही सोचा था कि उद्योगों को हम बहुत हद तक बढ़ाएंगे, हर क्षेत्र में हम उद्योगों को स्थापित करेंगे, हम छोटी से छोटी यानी हम पिन से लेकर कार तक हम खुद उत्पादन करेंगे, यानी पिन से लेकर कार तक हम आयात नहीं करेंगे किसी भी चीज का, हम सभी घर पर बनाएंगे। और आप मान के चलिए कि वो देश जो आयात पर निर्भर नहीं है, वहां का इकोनॉमी ग्रोथ करना लाजिम है। अगर वो आयात पर निर्भर नहीं है और वो साथ साथ में निर्यात भी कर रहा है, अपनी वस्तुओं को दूसरे देशों में बेच भी रहा है, तो उसकी इकोनॉमी अच्छी होगी। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आयात ना करने की, इसलिए वो घरेलू स्तर पर उद्योग स्थापित करते हैं और हर चीज अपने गांव शहरों में स्थापित करने की उद्योगों के माध्यम से कोशिश करते हैं। अब स्टालिन दूसरा करते हैं सामूहिकीकरण। और किसका सामूहिकीकरण? आपको पता है, कृषि का। यानी अब कृषि कोई एक व्यक्ति नहीं करेगा। उनका मानना था कि अगर सभी लोग इकट्ठा होकर कृषि करेंगे, जैसे 20 लोग, तो 20 लोग जब कृषि करेंगे तो उत्पादकता बढ़ेगी, क्योंकि अब काम करने वाले लोग ज्यादा है, ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो उत्पादन ज्यादा होगा। इसलिए वो किसी कृषि पर एक मालिक ना बनाते हुए सामूहिक रूप से कृषि करवाता है और कृषि पर भी नियंत्रण सरकार का होता है। सरकार डिसाइड करेगी गन्ना उगाना है, कपास उगाना है, क्या चीज फैक्ट्री में चाहिए, किससे ज्यादा प्रोडक्शन हो सकता है, किस चीज की डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग अब पूरा कंट्रोल सरकार करेगी। उसके बाद में वो लेकर आते हैं पंचवर्षीय योजना। और पंचवर्षीय योजना मान के चलिए कि जब 1928 में 1928 में महामंदी आई थी और उसमें महामंदी में पूरा का पूरा यूरोप चरमरा गया था, पूरा का पूरा यूएसए चरमरा गया था, वहां पर ओनली एकमात्र यूएसएसआर अपनी इकोनॉमी स्टेबल तो रखा हुआ ही था, साथ में उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर रही थी। और उसी समय नेहरू जी के द्वारा इस मॉडल को देखा जाता है, इनकी बढ़ती हुई इकोनॉमी को देखा जाता है और वो फील करते हैं कि जैसे ही देश आजाद होगा तो हम भी समाजवाद की तरफ आगे जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ जनसंख्या ज्यादा है, सभी लोग गरीब है और सरकार को कहीं ना कहीं स्टैंड लेना होगा और स्टैंड लेने के लिए समाजवाद सबसे अच्छा मॉडल है। इस कारण वो इसको अपनाना चाहते हैं। अब एक बार वापिस इसको थोड़ा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से थोड़ा कंपाइन करने की कोशिश करते हैं, जोड़ने की कोशिश करते हैं। पूछ लिया जाए सोवियत प्रणाली क्या है, ऐसा सिस्टम तो 1917 में लेनिन यानी बोल्शेविक क्रांति से आया था, जिसे हम समाजवाद कहते हैं। और इसका पर्पज क्या है? एक समतावादी समाज बनाना, यानी सरकार मालिक होगी, सरकार के नियंत्रण में सब कुछ होगा और किसी व्यक्ति को अमीर बनने का हक नहीं होगा। कोई व्यक्ति अमीर नहीं होगा तो समाज में गरीब भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार उसको इतना न्यूनतम रिसोर्स देगी, संसाधन देगी ताकि वो अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और किसी को इतना हक नहीं देगी कि वो अपने धन का जमाव कर ले, धन का संकेंद्रण कर ले। तो समाज होगा समता मूलक, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, सबको उनकी जरूरतों के अकॉर्डिंग हिस्सा दिया जाएगा। अब हम देखते हैं इसकी और मेन फीचर। अगर आपसे पूछा जाए कि उनका वैचारिक राजनीतिक आधार बताइए, तो समाजवादी आदर्श है जिसमें निजी संपत्ति को खत्म कर दिया गया है, सारा राज्य के नियंत्रण में अब कर लिया गया है। दूसरा हम इसका आधार देखते हैं, एक दलीय व्यवस्था होगी, एक दल का शासन होगा और वो होगी कम्युनिस्ट पार्टी। अब इसके बाद में नियोजित अर्थव्यवस्था होगी, कोई भी मार्केट डिसाइड नहीं करेगी या मार्केट डिसाइड नहीं करेगी कि इस चीज की डिमांड है तो इसका प्रोडक्शन ज्यादा करो, नहीं, ये सरकार डिसाइड करेगी क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उस उत्पादन को कितनी कीमत पर बेचना है ताकि हमारे नागरिक खरीद सके।
तो पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम अब सेंट्रलाइज्ड होगा और इस पर नियंत्रण होगा सरकार का। और यही जो सिस्टम है उसे ही हम कहते हैं सोवियत प्रणाली। ऐसा सिस्टम जिसमें सारा का सारा सिस्टम सरकार के नियंत्रण में हो, सारी इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेट बनाए, एक पार्टी का शासन हो, और इनसे जो प्रॉफिट निकल कर आएगा उसे हम गरीबों के कल्याण के लिए, लोगों की बेसिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भोजन, ये सरकार अब सुनिश्चित करेगी। और यही पूरा मिला जुला रूप क्या है, सोवियत प्रणाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान हमने देखा 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई, और बोल्शेविक क्रांति के बाद में यूएसएसआर ने, जहां 1928 में सभी चरमरा गए थे, वहां पर इसकी इकोनॉमी ग्रोथ कर रही थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध में भी हम देखते हैं कि यूएसए और यूएसएसआर दो सुपर पावर बनकर निकलती है, क्योंकि जीतता कौन है, यूएसए, यूएसएसआर, फ्रांस, और इसके बाद में हम देखते हैं यूके। फ्रांस और यूके यूरोपियन कंट्री है जहां पर युद्ध हुआ था, और जहां पर भी युद्ध होगा वहां की इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाएगा। ये तो जीतने के बाद भी हो गए तबाह। अब बचते कौन है, यूएसएसआर जो पहले से ग्रोथ कर रहा था, यूएसए जो कभी युद्ध में शामिल नहीं होता, अचानक से युद्ध में शामिल होता है। इसका वेपन्स का ट्रेड करने का पहले से ही कारोबार अच्छा चल रहा था, अपने आप में सीमित था, पहले से ही इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी पर ध्यान दे रहा था, और दोनों ही सुपर पावर बनकर आते हैं। अब यूएसए का तो हमें समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा फोकस रहना चाहिए यूएसएसआर पर। यूएसएसआर की समृद्धि का कारण क्या है? अब हम देखते हैं कि समृद्धि का पहला कारण इसका था कि इसके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत अधिक है। अगर हम देखें प्राकृतिक संसाधनों में दे, तो इनके पास तेल के भंडार है, इनके पास गैस है, इनके पास पन बिजली परियोजना है, और इनके पास कोयला है। तो ये सभी प्राकृतिक संसाधन इनके पास है। जब किसी भी देश के पास प्राकृतिक संसाधन होंगे तो वहां पर उद्योगों का विकास होगा। जब किसी के पास प्राकृतिक संसाधन होंगे तो इन रिसोर्स को वो ट्रेड कर कर, इनको अब वो एक्सपोर्ट कर कर क्या कर सकता है, इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है, अपने पास मनी कलेक्ट कर सकता है। तो इसने इसके माध्यम से मनी अर्जित की। दूसरा, अब हम देखते हैं कि इस मनी से उसने कम्युनिकेशन सिस्टम को बहुत बेहतर बना दिया। जैसे यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री से इन्हें रोड बनाई, इंडस्ट्री से उसने रेलगाड़ी निकाली। इंडस्ट्री कहाँ पर स्थापित की, उसने नदियों के पास, समुद्र के पास स्थापित की, ताकि ट्रेड इजी हो जाए। कम्युनिकेशन यानी जो भी वायु मार्ग हो, चाहे रेल मार्ग हो, चाहे सड़क मार्ग हो, उद्योग से मार्केट तक को जोड़ दिया गया। तो मार्केट से उद्योग को जोड़ेंगे तो लेबर भी इंडस्ट्री में इजीली पहुंच सकती है, और मार्केट में इंडस्ट्री का जो गुड्स है वो भी इजीली आ सकता है। तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो वहां पर इकोनॉमी अच्छे से ग्रोथ करेगी। दूसरा कारण इसका था कि परिवहन सुविधा इसकी अच्छी थी, कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी। हर गांव से शहर जुड़ा हुआ था, शहर से महानगर जुड़ा हुआ था, और हर महानगर फैक्ट्रियों से जुड़ा हुआ था। तो वहां से जैसे ही कोई सामान आएगा तुरंत शहर में पहुंच जाएगा, और कनेक्टिविटी के मामले में इनमें बहुत ज्यादा विकास होगा। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा है, चाहे नाव हो, चाहे सड़क हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे रेल हो, चाहे फैक्ट्री हो, हर माध्यम में, चाहे एरोप्लेन हो, हर माध्यम में कनेक्टिविटी अच्छी थी। अब इसके बाद में हम देखते हैं पांचवा, तीसरा फैक्टर। हमने देखा था कि यहाँ पर पिन से लेकर कार तक बनाया गया, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी, चाहे उनका जो प्रोडक्शन है वो उन्नत क्वालिटी का ना हो, लोअर क्वालिटी का हो, लेकिन बनाते अपने यहाँ ही थे। और दूसरी बात जो आगे इसके डिक्लाइन को भी मैं समझाऊंगा, सरकार डिसाइड करती थी क्या बनाना है, सारा सिस्टम सरकार के नियंत्रण में था, कोई कंपटीटर नहीं था, इसलिए लोग इसको खरीद भी पा रहे थे। और आगे इसका मैं बताऊंगा नेगेटिव पॉइंट भी, कि जब एक ही व्यक्ति किसी चीज का उत्पादन करता है तो कंपटीशन ना होने से उसमें रिफॉर्म नहीं हो पाते। लेकिन अब के लिए आप ऐसा समझिए कि हर चीज अपने ही देश में बनानी है, अपने ही संगठन के अंदर बनानी है, बाहर से कुछ नहीं खरीदना, और जितनी जरूरत है उसके अकॉर्डिंग वो अपने शहर में, अपनी कंट्री में ही पूर्ति कर लेंगे। तो घरेलू स्तर पर गांव गांव में इंडस्ट्रियों को स्थापित किया गया, गांव को शहरों से जोड़ा गया। दूसरा, आप देखते हैं मैंने क्या बताया, ऊर्जा संसाधन से आपको धन मिलेगा, कनेक्टिविटी अच्छी होगी तो इस धन का सही से यूटिलाइजेशन किया जा सकता है, और धन को और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। तीसरा, हर गांव में इंडस्ट्री होगी, और इंडस्ट्री किसके नियंत्रण में है, सरकार के नियंत्रण में। कृषि का भी इन्होंने सामूहिकीकरण किया, तो इनसे क्या मिलेगा, इनसे मिलेगा धन, मनी। और अगर सभी को समाजवाद को मानना है, अगर मुझे बोले जाए कि समाजवाद को मानना है तो मैं क्यों मानूंगा,
पीपल्स क्यों मानेंगे? क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने उनकी जो भी बेसिक नीड है, जैसे हॉस्पिटल है, स्कूल है, आवास है, सब कुछ फ्री में या फिर बहुत हद तक सब्सिडी के अकॉर्डिंग डिक्लेयर कर रखा था। जब किसी भी कौम को, किसी भी लोगों को सरकार हर सुविधाएं देगी, तो उन पर कोई भी विचारधारा थोप दो, वो मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। और ऐसा ही कहाँ हुआ? यूएसएसआर में हुआ। यूएसएसआर ने प्रॉफिट कमाया, लोगों की बेसिक गुड्स को पूरा, बेसिक नीड्स को पूरा किया, इसलिए यूएसएसआर पहली कंडीशन में स्टेबल था। दूसरा, अब किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगार है, काम नहीं मिल रहा है, उसको हर जगह काम दिया गया, चाहे फैक्ट्री में काम करना हो, हर उसके लिए व्यवस्था की गई। तो प्रत्येक व्यक्ति को काम था तो उसके पास मनी था, धन था, तो विरोध करने जैसा कुछ नहीं था। इकोनॉमी अपने हाई लेवल पर ग्रोथ कर रही थी। इसका कारण ये है कि पहले इनके पास कुछ नहीं था। अब किसी के पास कुछ नहीं होता है, उत्पादन करेंगे तो उत्पादन की बिक्री भी होगी, उत्पादन की बिक्री होगी तो मार्केट ग्रोथ करेगी। लेकिन ये तभी तक होगा जब तक उत्पादन की कमी है। जब सिस्टम ऐसा हो जाए कि उनके देश की आपूर्ति पूरी हो जाए, तो उन्हें क्या करना होगा? बेचना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। लेकिन दूसरे देशों के साथ आप देखोगे, यूएसए के साथ, बाकी कंट्रियों के साथ, ये क्लोज डोर की पॉलिसी अपनाते थे, बाहर कोई भी चीज भेजते नहीं थे। तब आगे जाकर कुछ ना कुछ समस्या आएंगी। लेकिन जब तक घड़ा खाली है, उसमें स्पेस है, डालते रहो, उसका कंजम्पशन होता रहेगा, डिमांड और सप्लाई बैलेंस तरीके से चलती रहेगी और इकोनॉमी वापिस से स्टेबल रहेगी, ग्रोथ करती रहेगी। तो ये उसकी समृद्धि के 5 कारण थे। इनको हम एग्जाम के दृष्टिकोण से एक बार वापिस से देख लेते हैं। जैसे सोवियत संघ की आर्थिक मजबूती के विशाल ऊर्जा संसाधन थे, उन्नत संचार और परिवहन टेक्नोलॉजी थी, घरेलू उपभोक्ता उद्योग थे, राज्य द्वारा लोक कल्याण किया जा रहा था और बेरोजगारी का अंत किया गया। कोई बेरोजगार नहीं था, सबके पास रोजगार था। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका 6 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर तैयार हो गया। अब हम देखते हैं कि जहां पर हमने ये देखा कि यूएसएसआर इतनी ज्यादा अच्छी तरीके से इकोनॉमी को ऊपर लेके जा रहा था, जनता की डिमांड को भी पूरा कर रहा था, घरेलू स्तर पर उसने अच्छे उद्योग स्थापित कर रखे थे, परिवहन यानी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी थी, इनके पास तेल के रिसोर्स भी थे। तो इसका डिक्लाइन क्यों हो गया? इसका पतन क्यों हो गया? यहाँ पर आपको यूएसएसआर डिक्लाइन होता हुआ, टूटता हुआ नजर आ रहा होगा, और जहां दूसरी तरफ अमेरिका सरपट इसकी इकोनॉमी दौड़ती हुई नजर आ रही होगी। इसके पीछे का कारण क्या है? और यही हमारे चैप्टर का आज का सार है, जो हमें समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोई भी देश जब टूटता है तो उसके एक पीछे एक कारण नहीं होता, मल्टीपल कारण होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं। वैसे ही यूएसएसआर के साथ था। जैसा कि हमें पता है कि 1922 में जब यूएसएसआर बना था, 1922 में जब यूएसएसआर बना था, तो ये 15 स्टेट से मिलकर बना था, और इसमें सबसे बड़ा था रूस, और बाकी 14 अलग थे। अब ये 15 जो बने थे, इनकी इनमें डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, इनमें विविधता बहुत ज्यादा थी, उनकी कल्चर अलग थी, एथनिसिटी अलग थी, इनकी रिलीजन अलग थे। लेकिन उनके साथ आने का रीजन ये था कि अगर साथ में रहेंगे तो हम पर कोई हमला नहीं बोलेगा, और हमारी जो सोवरेनिटी है, हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो कल्चर है, उसका हम संरक्षण कर सकते हैं। ये आए संरक्षण करने के साथ थे। लेकिन रूस जो सबसे बड़ा था, इसने इनको प्रभावित करना, इन पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, जो कहीं न कहीं रूस से अलग होने और यूएसएसआर के डिक्लाइन होने का एक कारण साबित हुआ। दूसरा, हम देखते हैं कि कोई भी सिस्टम है, उसको कौन चला रहा है? सरकार चला रही है। और यहाँ की सरकार कैसी है? यहाँ की सरकार कम्युनिस्ट है। और कम्युनिस्ट, जैसे हम देखते हैं इंडिया में नेता है, उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी यानी आईएएस अधिकारी होते हैं। तो यहाँ पर सरकार क्या है? फिक्स है। सरकार फिक्स होगी तो इनके ब्यूरोक्रेसी अधिकारी भी क्या होंगे? फिक्स होंगे। जब किसी भी सिस्टम को यह पता चल जाए कि हमें 30-40 साल तक रिटायर ही नहीं होना है, हम इस सत्ता में रहेंगे, हमें ही पॉलिसी बनानी है, तो वो मोनोपोली करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, भोग विलासिता का जीवन जीने लग जाते हैं, और अपने अमीरी पर ध्यान देते हैं, अपने आप की ग्रोथ पर ध्यान देते हैं, लोगों की ग्रोथ पर ध्यान नहीं देते। ऐसा ही यूएसएसआर में हुआ। ब्यूरोक्रेसी जो सताई हो चुकी थी, काम उसका जनता की सेवा करना था, लेकिन वो एलिट क्लास बन गए, भोग विलासिता का जीवन जीने लगे, और इस भोग विलासिता से उन्होंने जनता पर ध्यान नहीं दिया, और जनता पर ध्यान न देने से जनता की बेसिक जो भी नीड्स थी वो पूरी नहीं हो पाई। और अगर जनता की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाएगी तो हमें पता है जनता क्या करेगी? बगावत करेगी, आलोचना करेगी, धरने प्रदर्शन करेगी, सरकार के अगेंस्ट हो जाएगी।
और जो भी व्यक्ति सरकार के अगेंस्ट में हुआ उसे पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जैसे हम स्टालिन के बारे में सुनते हैं कि स्टालिन महोदय के अगेंस्ट में कोई बोलता तो उसे साइबेरिया के ठंडे मैदानों में भेजकर पनिश किया जाता था। यानी इस लेवल की बात वहां पर अब धीरे धीरे सिस्टम में होने लगी थी। ब्यूरोक्रेसी करप्ट हो चुकी थी क्योंकि ब्यूरोक्रेसी चेंज नहीं हो रही थी, वही ब्यूरोक्रेसी थी, तो उसे खतरा नहीं था। खतरा नहीं होगा तो जनता की इच्छा आकांक्षा को नहीं सुनेगी, और वही यहाँ हुआ। और इसका परिणाम निकल कर आया कि लोगों के पास अपनी बेसिक जरूरतें जैसे रोटी, कपड़ा, मकान और सबसे ज्यादा रोटी नहीं मिल पा रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि एक यूएसएसआर के प्रेसिडेंट थे ब्रिजनेव, और ब्रिजनेव क्या करते हैं, अमेरिका के उकसाने पर अफगानिस्तान पर 1979 पर हमला बोल देते हैं। अब इनको हम एक बार वापस से दूसरे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसके दृष्टिकोण से बनाया गया है। पहला देखिए, सोवियत संघ के पतन के कारण क्या है, लोकतंत्र और अभिव्यक्ति का अभाव, ब्यूरोक्रेसी, और वहां की कम्युनिस्ट पार्टी अगर उनके अगेंस्ट में जाती, अपने अधिकारों की मांग करते और अपने बेसिक गुड्स की मांग करते तो उनको दबा दिया जाता था। दूसरा, नौकरशाही को अपने आप में पता चल चुका था कि हम स्थायी है, हम ही रहेंगे। अगर वो कोई भी पॉलिसी लेकर आते तो वो सिग्नेचर करने के लिए लाल फीताशाही यानी भ्रष्टाचार करते, पैसा लेते, और इस पैसे से वो भोग विलासिता और अपने घरों को अमीर करने की दिशा में आगे बढ़ चुके थे। और इसी कंडीशन में गरीबों की, आम लोगों की उपेक्षा हो गई और वो तंग आ गए, उनका जीवन नरक जैसा हो गया। अब हम देखते हैं कि जब 15 इकट्ठा होकर अपनी कल्चर के लिए, अपने लैंग्वेज के लिए, अपने रिलीजन के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन यहाँ पर प्रभाव किसका रहा, यहाँ पर प्रभाव रहा मात्र रूस का। रूस ने अपने प्रभाव को बाकी 14 पर थोपने की कोशिश की, इससे बगावत का जन्म हुआ। अब हम देखते हैं सबसे मेन कारण हम क्या देख रहे हैं कि यूएसए और यूएसएसआर है सुपर पावर। ओके, दोनों सुपर पावर है, आपको पता है। लेकिन यूएसए, अब यूएसएसआर क्या चाहता है, यूएसए को हराना चाहता है। वो चाहता है कि मैं सुपर पावर हूँ, मेरी इकोनॉमिक पॉलिसी अच्छी है, मेरी आइडियोलॉजी अच्छी है, सारा सिस्टम मेरा अच्छा है, और यूएसए चाहता है कि मेरा सारा सिस्टम अच्छा है। अब यूएसएसआर इसको चैलेंज करने के लिए हथियार, आर्म्स की रेस करता है, हथियार खरीदता है, स्पेस एंड टेक्नोलॉजी पर खर्च करता है। तो मेन काम ये कि हथियार और स्पेस टेक्नोलॉजी पर ये खर्च करता है। वहीं यूएसए हथियार तो खरीदता ही है, साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान देता है। प्लस यहाँ का जो सिस्टम था वो था लोगों के हाथ में, यानी प्राइवेट प्लेयर थे। यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर का अर्थ होता है कि प्रत्येक इंडस्ट्री एक इंडिविजुअल व्यक्ति के पास थी। अगर ऐसे ही बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर होंगे और वो कोई गुड्स बनाएंगे, वस्तु बनाएंगे, तो इनमें कंपटीशन होगा, और कंपटीशन में हम उसी वस्तु को खरीदेंगे जो सबसे बेहतर है। तो यहाँ पर कंपटीशन में यहाँ की गुड्स बेहतर हुई, लोगों को बेहतर सुविधाएं मिली, लोगों को मॉल मिले, शॉप मिले, जहाँ पर उन्नत क्वालिटी का सामान मिलता था। वहीं हमें पता है कि यूएसएसआर में क्या था, ओनली सरकार के नियंत्रण में था। तो सरकार ने अपने गुड्स, अपने प्रोडक्ट में कोई भी रिफॉर्म करना नहीं चाहा। दूसरा, उन्होंने जो भी रिफॉर्म करना चाहा वो हथियारों में ही करना चाहा, हथियारों की खरीदों में करना चाहा। सब काम हथियारों पे डिपेंडेंट था। वो चाहते थे कि हम हथियार के दम पर यूएसए को दबा दे। ये यूएसए के लिए इस सेंस में तो खतरा हो सकता है कि जिस दिन वॉर हुआ उस दिन यूएसएसआर टक्कर दे देगा। लेकिन इसका परिणाम क्या निकल कर आया, हथियारों की होड़ ने जनता की जो बेसिक वस्तु हैं, उपभोक्ता वस्तु हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, उनके लिए उनको लाइन में लगा दिया। लो, इनकी तंगी आ गई, उत्पादन सीमित हो गया, उपभोक्ता वस्तुओं में कमी आ गई, जो भंडार था वो हथियारों का था, हथियारों को खाकर आपकी भूख नहीं मिट सकती। वहीं अमेरिका ग्रोथ कर रहा था, साइंस टेक्नोलॉजी ग्रोथ कर रही थी, मार्केट में कंपटीशन था, हर गुड्स, हर प्रोडक्ट उन्नत क्वालिटी का बन रहा था। तो आपको बेसिक डिफरेंस पतन का समझ में आ गया ना। और रहा खा, आपको पता है कि जिस भी देश ने युद्ध किया है उस देश में युद्ध ऐसा था नहीं कि पानी की गुब्बारे छिड़कर किया जाता होगा, नहीं, वहां पर वेपन्स लगते हैं, हथियार लगते हैं, और जहां पर भी युद्ध होगा वहां का इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर ढह जाएगा, वहां पर बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हथियार खरीदने के लिए चाहिए पैसा, मनी चाहिए, और मनी हथियार खरीदने के लिए चाहिए, मनी रोटी, कपड़ा, मकान देने के लिए भी चाहिए। अगर ये मनी युद्ध में लगा देंगे, हथियार खरीदने में लगा देंगे, तो लोगों को उनकी आवश्यकता की वस्तु नहीं दे पाएंगे और लोग आगे जाकर बगावत करेंगे।
तो पांचवा कारण बन जाता है अफगानिस्तान में हस्तक्षेप का, जो 1979 में ब्रिजनेव राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अब ये आपको डिक्लाइन से संबंधित 5 कारण नजर आ गए: लोकतंत्र, नौकरशाही, रूस का प्रभुत्व, सैन्य खर्च और अफगानिस्तान हस्तक्षेप। अब हम आगे बढ़ते हैं। इनको अब एक 6 नंबर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप डिजाइन कर लीजिए कि प्रणाली में विफलता के कारण लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का अभाव, नौकरशाही का शिकंजा, रूस का प्रभुत्व, सैन्य खर्च और हथियारों की होड़, अफगानिस्तान हस्तक्षेप और उत्पादन में कमी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोटबुक के अकॉर्डिंग आप इनको अच्छी तरीके से डिजाइन कर लीजिए। अब हम देखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था कि हम देखते हैं कि मिखाइल गोर्बाचेव जो 1985 में 1985 में जाकर यूएसएसआर के नए प्रेसिडेंट बनते हैं, और ये थोड़े लिबरल उदारवादी इंसान थे। और इससे पहले जो भी थे वो डंडे की नोक पर, यानी लोगों को हर हद तक दबाना चाहते थे, उनको बोलने के राइट्स नहीं दे रहे थे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव की पॉलिसी थोड़ी लिबरल थी। वो अब पॉलिसी में रिफॉर्म करना चाहते थे क्योंकि उनको यूएसए की ग्रोथ, वहां के लोगों की अच्छी कंडीशन दिख रही थी। जैसे आपको इस डायग्राम में नजर आ रहा होगा, यहाँ पर सुपर कंप्यूटर बन रहे हैं, एटीएम बन रहे हैं, लोगों के पास अच्छे अच्छे मॉल्स है, उनकी हर बेहतर से बेहतर जरूरत को पूरा किया जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इनका अच्छा है, सब चीज इनको अच्छी नजर आ रही है। और सच में उनका जो वहाँ का पॉलिसी था वो अच्छा था, और पॉलिसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमी ग्रोथ भी कर रही थी और लोग खुश भी थे। वहीं आप इस साइड में देखिए, यहाँ पर रोटी के लिए, ब्रेड के टुकड़े के लिए भी इनको लाइन में लगना पड़ रहा था। सब कुछ सिस्टम कोलैप्स कर चुका था, सारा का सारा सिस्टम पुराने ढांचे पर था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का नामो निशान नहीं था। अब इनको ये नजर आ रहा था कि अगर ऐसी ही कंडीशन यूएसएसआर की रही तो यूएसए तो आगे जा ही चुका है, इन फ्यूचर यूएसएसआर का डिक्लाइन निश्चित है। तो इनको सुधार की सूची, अब इनको लगा कि सुधार करते हैं, और सुधार करने के लिए वो दो नीति लेकर आते हैं, एक पेरेस्ट्रोइका, एक ग्लासनोस्ट। अब पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट को हम समझते हैं, उससे पहले आप मिखाइल गोर्बाचेव सुधार और संकट के पतन से संबंधित इन नोट्सों को देख लीजिए। 1985 में प्रेसिडेंट बने और उन्होंने यहाँ की अर्थव्यवस्था की खराब कंडीशन को देखा और उसमें सुधार करने के लिए पॉलिसी लेके आई, उसका नाम है पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। पेरेस्ट्रोइका का अर्थ है कि इकोनॉमी, जहां मैंने आपको बताया था ना कि इकोनॉमी वहां तक ही स्टैंड करेगी, उनकी इकोनॉमी स्टैंड कर रही थी, ये बाहर कुछ भेज नहीं थे, एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, और ना ही इंपोर्ट करने की इनको नीड थी। लेकिन ये सीमित समय के लिए होता है। अब सीमित समय के लिए था, कोई चीज बाहर बेच नहीं रहे थे। अब इन्होंने बोला कि हम अपनी इकोनॉमी को ओपन करेंगे, हम अपना गुड्स बाहर भी बेचेंगे, बाहर की कंपनियों को भी रूस में आने के लिए, यूएसएसआर में आने के लिए आमंत्रित करेंगे ताकि फ्री ट्रेड इजी हो सके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ सके, ताकि हमारे यहाँ भी इंडस्ट्री ओपन हो सके, हमारे लोग, हमारी गुड्स भी दूसरी जगह जा सके, कंपटीशन हो, हम रिफॉर्म करें। तो ये होता है आर्थिक पुनर्गठन, रीस्ट्रक्चर, यानी पुनर्संरचना करना किसकी, इकोनॉमी की। ग्लासनोस्ट का अर्थ होता है खुलापन, खुलापन का अर्थ होता है कि आपकी सोचने के दायरे को हम ओपन करेंगे, आपको बोलने की आजादी देंगे, आपको अनदर पार्टी बनाने की आजादी देंगे, सरकार से आपको क्वेश्चन करने की आजादी देंगे। अब आप सरकार की आलोचना कर सकते हो, सरकार से जवाब मांग सकते हो सरकार की गलतियों से संबंधित। जब पहले का सिस्टम आप एक बार समझिए कि जहां पुराने नेता डंडे के दम पर दबा रहे थे लोगों को, अचानक से उन्होंने उनको आजादी दे दी, तो ये कंडीशन ऐसी होगी कि प्रेशर कुकर में हीट जा रहा था और अचानक से हीट इतना ज्यादा हो गई कि प्रेशर कुकर की सीटी रिलीज हो गई। वैसे ही यहाँ पर था, 1924 से लेकर स्टालिन के बाद, लेनिन के बाद से 1985 तक इन लोगों को दबा के रखा और बोला कि आपकी ही पॉलिसी, कम्युनिज्म पॉलिसी, सोशलिज्म ही बेहतर है, आपको आवाज नहीं उठानी है। अचानक से जब इन्होंने खुलापन दिया, ग्लासनोस्ट की नीति अपनाई, तो लोगों में ज्वार उमड़ उठा, उनका गुस्सा फूट पड़ा। तो उन्होंने सबसे पहले स्वतंत्रता की मांग की, राष्ट्रवाद का ज्वार उठा, और ये सब कारण आगे जाके यूएसएसआर के डिक्लाइन का कारण बनते हैं। अब इसे दो संदर्भों में समझिए। पहला संदर्भ तो आपका ये समझना है कि मिखाइल गोर्बाचेव, आपको यहाँ पर मैंने समझा दिया कि नीति क्या है, एक बार आप वापिस से देख लीजिए। मिखाइल गोर्बाचेव लाना चाहते हैं सुधार, सुधार का परिणाम क्या हुआ, जनता को लगा कि ये सुधार है वो बहुत धीरे हो रहे हैं, जनता को लगा कि रिफॉर्म बहुत ज्यादा तेज गति से होने चाहिए और हम रातों रात वेस्टर्न यूरोप की तरह अमीर हो जाएं, वहां की तरह हमारे पास सुख सुविधाएं आ जाए। लेकिन ऐसा संभव नहीं है,
जब भी इकोनॉमी में रिफॉर्म करते हैं, जब भी कोई पॉलिसी लेकर आते हैं, तो उसके लिए क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन पूर्वी यूरोपियन देश और यूएसएसआर के देश, टाइम उनके पास था नहीं, धैर्य उनके पास था नहीं, था तो उनके पास गुस्सा, और गुस्से में अलग होने की भावना। दूसरा, अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं पावर किसी के साथ सेपरेट करूं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करूं। वैसा ही कम्युनिस्ट पार्टी में था। तो कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के पास तो पावर थी ना कि आपको ही नेता बनना है, आप ही नेता रहोगे। लेकिन मिखाइल गोर्बाचेव ने जो ग्लासनोस्ट की नीति के अकॉर्डिंग बाकी पार्टी बनाने की कोशिश की, तो उन्होंने बोला कि हमारे विशेषाधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे पास जो विशेषाधिकार थे आप वो छीन रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो एक तो जनता ने बगावत कर दी, एक कम्युनिस्ट पार्टी के खुद के नेताओं ने बगावत कर दी, और बगावत का परिणाम ये हुआ कि 1991 में उन्होंने तख्ता पलट कर दिया, करने की कोशिश की, यानी इनको होम में अरेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर याद रखना, कम्युनिस्ट पार्टी के खुद के नेता कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव को हाउस अरेस्ट करवा देते हैं, तख्ता पलट करने की कोशिश करते हैं, और इसके बीच में आते हैं बोरिस येल्सिन, जो आगे जाकर रूस के पहले प्रेसिडेंट बनेंगे। अब बोरिस येल्सिन क्या है, तो सबसे पहले ये रूस के मेयर बने थे, जिनको कौन किसने बनाया था, मिखाइल गोर्बाचेव ने बनाया था। और आगे जाकर यही मिखाइल गोर्बाचेव की जड़ खो देते हैं, मिखाइल गोर्बाचेव का विरोध करते हैं। लेकिन यहाँ पर उन्होंने 1991 में तख्ता पलट होने के विरोध में बगावत की थी। अब इसके बाद में कैसे करके तख्ता पलट तो बच जाता है, इनके नेताओं को दबा दिया जाता है। लेकिन अब मिखाइल गोर्बाचेव को ये समझ में आ चुका था कि एक तरफ जनता ने बगावत कर दी, दूसरा मेरी पार्टी ने ही मुझे हटाने की कोशिश की। अब यूएसएसआर चल नहीं पाएगा, क्योंकि यूएसएसआर चलाने के लिए कोई बेस बचा ही नहीं। और साथ साथ में हम देख रहे हैं कि जैसे रूस है, बेलारूस है, यूक्रेन है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, जो भी ये देश है, सभी स्वतंत्रता की धीरे धीरे मांग करना स्टार्ट कर चुके थे। तो इनको देखते हुए इनमें राष्ट्रवाद का जो उभार था वो उमड़कर सामने आ रहा था। और सबसे बड़ी ऐतिहासिक घटना होती है बर्लिन की दीवार गिरने के साथ। हमें पता है 9 नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई थी। बर्लिन यानी जर्मनी को दो भागों में बांटने वाला, ईस्ट और वेस्ट, अब इस दीवार को गिरा दी गई। और दीवार गिराने का कारण था जो ईस्ट यूरोपियन यूरोप था, जो वेस्ट यूरोप था, वेस्ट यूरोप, ईस्ट यूरोप। तो ईस्ट यूरोप को हमेशा बोला गया, पूर्वी यूरोप को हमेशा बोला गया कि आपकी इकोनॉमी पॉलिसी अच्छी है, समाजवाद अच्छा है, यूरोप की खराब है। लेकिन जब इन्होंने एक दूसरे की इकोनॉमी को देखा, ईस्ट यूरोप ने वेस्ट यूरोपियन कंट्री के रिफॉर्म्स को देखा, वहां के लोगों को देखा, वहां की पॉलिसी को देखा, तो इनको समझ में आ गया कि ये बहुत अच्छी गुड कंडीशन में है और हम बहुत ही पुअर बेकार कंडीशन में है। तो इन्होंने इस सिंबल को, बर्लिन को, दीवार को गिराया 8 नवंबर, और पश्चिम यूरोप के साथ अपने संबंधों को अच्छा करने की, उनके साथ शामिल होने की बगावत की। और इस बगावत का परिणाम होता है बर्लिन की दीवार को गिरा दिया जाता है। और बर्लिन की दीवार गिराने के साथ जो जर्मनी में थी, जर्मनी का हो जाता है एकीकरण। और जर्मनी के एकीकरण से ही यूएसएसआर के डिक्लाइन का इतिहास उसी दिन से लिखना स्टार्ट हो जाता है। अब हम इसे और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। बर्लिन की दीवार प्रतीक था पूंजीवाद और साम्यवाद दुनिया के बीच के विभाजन का। उसके बाद में 1961 में जो दीवार खड़ी की गई थी, उसे 9 नवंबर 1989 को गिरा दी गई। अब ये हम देखते हैं कि आप पहले इस चित्र को देखिए, और ये है आपका विश्व। और विश्व, इसमें आप देखोगे कि बर्लिन दीवार और कोल्ड वॉर में दो दुनिया बन चुकी थी, फर्स्ट दुनिया, सेकंड दुनिया। और जैसे ही बर्लिन की दीवार गिरी, तो वैसे ही दूसरी दुनिया का पतन स्टार्ट हो गया। अब ओनली एक दुनिया बचेगी, दूसरी दुनिया नहीं जो यूएसएसआर के खेमे में थे। अब दूसरी दुनिया जो प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, वो डिक्लाइन हो चुकी है। अब यूएसएसआर यानी दूसरी दुनिया का वर्चस्व धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अब हम आगे समझते हैं। तो दूसरी दुनिया, वो दुनिया जो यूएसएसआर के खेमे में थी, यूएसएसआर के संगठन में थी, अब इनका क्या हो चुका है, डिक्लाइन हो चुका है, पतन हो चुका है। अब ये मिलना चाहती है बस पहली दुनिया के साथ, क्योंकि वहां पर इकोनॉमिक पॉलिसी लिबरल है, वहां पर लोगों के पास ज्यादा राइट्स है, उनकी कंडीशन काफी अच्छी बेहतर है। अब हम समझते हैं मिखाइल गोरबा से संबंधित कुछ एग्जाम में पूछे जाने वाले, जैसे सीयूटी में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण डेट्स। जैसे 25 दिसंबर 1991 को मिखाइल गोरबाचेव 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन इस्तीफा दे देते हैं, और क्रेमलिन की दीवार से अब सोवियत झंडा उतार लिया जाता है। अब इसकी जगह किसका झंडा लगेगा,
रूस का झंडा लगेगा, क्योंकि यूएसएसआर के पतन के बाद इसका उत्तराधिकारी बनता है रूस। ओके। और सोवियत संघ का इसी के साथ डिक्लाइन हो जाता है। यूएसएसआर के डिक्लाइन के साथ हम देखते हैं कि 15 अलग अलग कंट्री अब क्या हो जाती है, आजाद हो जाती है। और 15 में सबसे बड़ा होता है रूस। और रूस अब जिम्मेदारी लेगा यूएसएसआर की। जो भी यूएसए के साथ उनकी ट्रीटी हुई थी, जो भी संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट थी, जो भी परमाणु एटम एनर्जी थी, वो किसको दे दी जाएगी, रूस को दे दी जाएगी। रूस सारी संधियों को, ट्रीटी को आगे अब इनको लेके जाएगा, ट्रीटी को कंटिन्यू करेगा। तो अब यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनकर आता है, यूएसएसआर का उत्तराधिकारी बनकर आता है रसिया। और बाकी 14 गणराज्य अपने अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं, जैसे एस्टोनिया है, लातविया है, लिथुआनिया है, उक्रेन है, मालदीव है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है। ये सभी अपने आप को अलग कर लेते हैं। और यहाँ पर यूएसएसआर का टोटली हो जाता है डिक्लाइन, पतन। अब हमने यूएसएसआर के पतन को तो समझ लिया, अब हम समझना चाहते हैं कि पतन से परिणाम क्या निकल कर आए। पतन के बाद जो यूएसएसआर कभी इकट्ठा था, अब यूएसएसआर के डिक्लाइन के बाद जो 15 कंट्री उभर कर आई, उनका फ्यूचर क्या है, ये हमें कुछ अलग अंदाज में समझना है। सबसे तो पहले हम समझते हैं कि यूएसएसआर के अंत के बाद शीत युद्ध का अंत हो गया, क्योंकि कोल्ड वॉर दो महाशक्तियों के बीच में लड़ा जा रहा था, एक यूएसए, यूएसएसआर। अब यूएसएसआर रहा ही नहीं, तो वैचारिक संघर्ष भी खत्म हो गया। वैचारिक संघर्ष के साथ साथ हथियारों की होड़ भी खत्म हो गई, क्योंकि दूसरा इन हथियारों को चलाने वाला यूएसएसआर बचा ही नहीं। तो वैचारिक संघर्ष और हथियारों की होड़ खत्म हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण, अब द्विध्रुवीय ना रहते हुए अब सिस्टम हो जाता है एक ध्रुवीय। और उसका नेता बनता है अमेरिका, जो सबसे ज्यादा प्रभुत्व रखता है, एक केंद्र को स्थापित करता है, मल्टी केंद्र सिस्टम को कोलैप्स करा देता है, खत्म कर देता है। सबसे बड़ी बात थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में लड़ाई की, वो थी उनकी विचारधारा। एक कहता है इकोनॉमी पूंजीवाद के अकॉर्डिंग चलनी चाहिए, एक कहता है समाजवाद के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। लेकिन आपको पता है, समाजवाद की विचारधारा से यूएसएसआर का डिक्लाइन हो गया। और जो बचती है लास्ट में विचारधारा, वो बचती है पूंजीवाद। अब ये सुनिश्चित हो गया था कि आगे का विश्व ओनली पूंजीवाद की विचारधारा पर चलेगा। और इसको चलाने के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व बैंक और आईएमएफ इसे आगे लेकर जाएंगे। क्यों लेकर जाएंगे, क्योंकि विश्व बैंक और आईएमएफ को अमेरिका के द्वारा फंड दिया जाएगा। और वो इसी फंड से पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को आगे लेकर कंटिन्यू करेंगे। ओके। अब हम समझते हैं नए देशों का उदय। जैसा कि 15 देश जो नए उभर कर आए थे, अब इनका जन्म होता है। जैसे बात करें, रूस है, उक्रेन है, जॉर्जिया है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। और मध्य एशिया के क्षेत्र है, बाल्टिक, जैसे एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये सभी शामिल हो जाते हैं। जैसा कि हमने देखा कि अब 15 नए राष्ट्रों का उदय होता है। और 15 नए राष्ट्र अब यूएसए के जो ऑर्गेनाइजेशन थे, जैसे हम बात करें नाटो, इनमें अपना झुकाव ज्यादा दिखाना चाहते हैं, यूएसए की तरफ अपना ज्यादा झुकाव दिखाना चाहते हैं, उसकी तरफ जाना चाहते हैं। इस चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक शॉक थेरेपी क्या है। जैसे हमें पता है यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका था और रूस बनकर सामने आता है। रूस बनकर सामने आता है, रूस के साथ साथ ही 14 राज्य और आते हैं। तो यहाँ पर हमें पहले से ही पता था गरीबी है, उद्योग इतने अच्छे तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, कृषि का सामूहिकीकरण है, सभी सरकार के नियंत्रण में है, और ये सिस्टम समाजवाद कहलाता है। अब वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ कहते हैं कि आपको समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ आना है। और पूंजीवाद की तरफ आने के लिए आपको सरकार से उद्योग प्राइवेट व्यक्तियों को बेचने होंगे, कृषि आपको सामूहिक से इंडिविजुअल व्यक्ति को, पर्सनल व्यक्ति को देनी होगी। यानी आपको इनकी क्या करनी होगी, सेल करनी होगी, बेचनी होगी। जब आप ये करोगे तब हम आपको लोन देंगे। लेकिन बेचने के दौरान जो भी इंडस्ट्री और कृषि थी, इनका बहुत ही कम दाम लगाया गया। जो मान लीजिए उद्योग 100 रुपए के सक्षम था, उसे ओनली 10 रुपए में खरीदा गया। तो पहले गरीबी थी, और ज्यादा गरीब हो गए, रहे कहे उद्योग थे, वो भी सरकार के हाथों से चले गए। और इससे क्या हुआ कि जो प्रॉमिस किया गया था कि हम आपको लोन देंगे, आपकी इकोनॉमी को बढ़ाएंगे, आपकी इंडस्ट्री को बढ़ाएंगे, ये तो हुआ नहीं। उल्टा इनके पास जो पहले से पड़ा हुआ था वो भी चला गया। अब इसके बाद में कहते हैं कि लोन ले लीजिए, सहायता ले लीजिए, अपना कल्याण सुनिश्चित कर लीजिए। तो पहले आपने सारे उद्योगों को, सारी कृषि भूमि को बेचा, कम दाम पर बिकवाया, इकोनॉमी को और डाउन ला के आए। और अब बोल रही हो कि लोन ले लीजिए और इकोनॉमी को आगे लेके चले जाइए।
तो इसे कहते हैं शॉक थेरेपी। पहले खुद गुस्सा मारो, फिर उसके बाद में मरहम पट्टी करो। तो इसी सिस्टम को हम कहते हैं शॉक थेरेपी। अब इसका प्रभाव क्या होता है और शॉक थेरेपी को एक अलग अंदाज में पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसमें देखिए, शॉक थेरेपी क्या है? ट्रांजिशन फ्रॉम कम्युनिज्म टू कैपिटलिज्म, यानी समाजवाद से आपको जो 1999 में यूएसएसआर का डिक्लाइन हो चुका था, इसके बाद में आपको अपनी प्रिंसिपल को, सिद्धांत को कैपिटलिज्म की तरफ लेके जाना है। आपको अपनी इकोनॉमी में फ्री मार्केट रिफॉर्म करना है। अब आपकी इकोनॉमी सबके लिए ओपन रहेगी। सरकार के नियंत्रण जैसा कुछ नहीं रहेगा। अब इसका निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी बना दिया जाता है और उसे सुरक्षा परिषद में यानी सिक्योरिटी काउंसिल में यूएनओ के स्थायी सदस्य बना दिया जाता है। और साथ में ही पुरानी सारी संधियां ये कंटिन्यू करता है। और जो न्यूक्लियर पावर जो बन चुका था यूएसएसआर कब? 1949 में। अब ये परमाणु हथियार दे दिए जाते हैं रूस को। ओके। शॉक थेरेपी, इसको अब एग्जाम के दृष्टिकोण से देखिए, आघात पहुंचाकर उपचार करना। 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद रूस मध्य एशिया, पूर्व एशिया के देश साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर बढ़ने के लिए एक विशेष आर्थिक मॉडल अपनाया। इसे ही क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। शॉक थेरेपी क्या है? शॉक थेरेपी में यह होता है कि जो भी उद्योग होंगे उनका निजीकरण किया जाएगा, मुक्त व्यापार होगा, बाहरी देश निवेश कर सकते हैं, यहाँ का सामान बाहर जा सकता है। जो सामूहिक खेती थी, अब सामूहिक खेती ना होकर क्या ऐसी खेती होगी? अब प्राइवेट खेती होगी। प्राइवेट प्लेयर इस पर खेती करेंगे। तो आघात पहुंचा के उपचार करना इसे ही कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि इसे कौन कर रहा है? तो इसे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के द्वारा संचालित किया गया। उन्होंने कहा कि हम लोन देंगे, हम आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले आपके जो भी बच्चे खुचे इंडस्ट्री है इनको और ज्यादा तबाह कर देंगे। तो ये जो पहले तबाह करेंगे फिर लोन देंगे, यही सिस्टम आपका कहलाता है शॉक थेरेपी। कौन कर रहा था? विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ कर रहे थे। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पहली विशेषता तो ये है कि सरकार के हाथ से चला गया सिस्टम निजीकरण हो गया। अब फ्री ट्रेड हो गया। कोई सामान बाहर यहाँ से वहां जा सकता है, वहां से यहाँ सकता है, कोई भी कहीं पर भी निवेश कर सकता है। अगर लगता है रूस की इकोनॉमी राइज करेगी, यहाँ पर इंडस्ट्री होगी तो निवेश कीजिए। सामूहिक खेती नहीं होगी। खेती किसके हाथों में होगी? निजी हाथों में होगी। ये कुछ यहाँ पर इसके माध्यम से समझिए। पहले प्राइवेटाइजेशन को समझिए। अब क्या होगा? जो भी उद्योग पहले थे उनको बेचा जाएगा। अब स्टेट का कंट्रोल नहीं रहेगा। दूसरा, फ्री ट्रेड होगा। कोई भी कहीं पर भी आ जा सकता है। एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकता है। किसी पर भी कोई रोक टोक नहीं होगी, सबके लिए डोर ओपन रहेंगे। तीसरा, जो कलेक्टिव फार्मिंग थी, जिसमें पूरा का पूरा सिस्टम कुछ समुदाय के हाथों में और इस समुदाय सरकार के हाथों में होता था, अब प्राइवेट प्लेयर वहां पर खेती करेंगे। और इनका तीनों का मिला जुला ही फंक्शन क्या है? शॉक थेरेपी के फंक्शन है। अब नेक्स्ट देखिए, इसके विनाशकारी परिणाम क्या है? एक तो विनाशकारी परिणाम ये था कि शॉक थेरेपी में पहले जो भी इंडस्ट्री थी उनको बेचा गया बहुत ही कम दाम पर। तो इसे इतिहास की सबसे बड़ी गिरास सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि 90% उद्योगों को निजी कंपनियों के हाथों में बहुत ही कम दाम पर बेच दिया गया। दूसरा, वहां की रूबल की मुद्रा में गिरावट आ चुकी थी, क्योंकि पहले था रूबल अपने ही सिस्टम में चलता था यूएसएसआर में। अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने लग गया तो इसकी वैल्यू घट गई और इसका गिरावट हो चुका था। खाद्यान्न संकट, गरीबी यूएसएसआर के समय में थी। शॉक थेरेपी से और ज्यादा खाद्य संकट आ गया। और यहाँ पर जिन भी लोगों के पास धन था उन्होंने बहुत ही कम दाम पर इंडस्ट्री को खरीद लिया और एक नया अमीर वर्ग, माफिया वर्ग बनकर सामने आया, जिससे अमीर और गरीब के बीच में खाई पहले तो गहरी हो ही चुकी थी, अब और ज्यादा गहरी और बड़ी हो गई। जैसे आप यहाँ पर समझिए, शॉक थेरेपी के अगर आपको प्रभाव पूछे, विनाशकारी प्रभाव पूछे, तो इस चित्र में आप अच्छे तरीके से देख पा रहे हो। ये खुश है क्योंकि यहाँ पर इसको बहुत ही कम दामों पर फैक्ट्री मिल चुकी है। फैक्ट्री लोगों ने, सरकार ने बेच दी है। दूसरा, हम देखते हैं कि यहाँ की इकोनॉमी, यहाँ का रूबल पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है। यहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत अधिक मात्रा में बढ़ चुकी है। छोटी से छोटी वस्तु खरीदने के लिए उनको बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ रहा है, स्पेंड करना पड़ रहा है। इसके बाद में हम देखते हैं कि जो भी लोग इंडस्ट्री खरीदते हैं वो होते हैं धनी। कम दामों पर इंडस्ट्री खरीदकर वो और ज्यादा धनी हो जाते हैं और एक नया गुंडा वर्ग, माफिया वर्ग जन्म लेता है
और इसी के साथ जो सोसाइटी था वो अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। बहुत सारे लोग गरीब थे और गरीब हो जाते हैं, और कुछ लोगों के पास धन था, वो इस कंडीशन का फायदा उठाते हुए और ज्यादा अमीर हो जाते हैं। तो अमीर और गरीब के बीच में एक बहुत बड़ी खाई क्रिएट हो जाती है। और ये थे शॉक थेरेपी के दुष्परिणाम जो आपको यहाँ पर मेंशन किए हुए हैं, और इसके माध्यम से समझा भी दिया गया है। अब निष्कर्ष निकल कर आता है कि ये एक असफल प्रयोग था आईएमएफ के द्वारा और वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया गया, जिसने गरीबी को और ज्यादा गरीब कर दिया। इकोनॉमिक पॉलिसी पहले से ही खराब थी और ज्यादा गर्त में डाल दिया। अब हम देखते हैं हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट। हम देखते हैं कि हमारे यूएसएसआर और भारत के अच्छे रिश्ते थे हमेशा से ही। उन अच्छे रिश्तों को यूएसएसआर के संदर्भ में भी और आज के समय में रूस के संदर्भ में भी हमें समझना है। सबसे पहले हम समझते हैं भारत और रूस के बीच में अच्छे दोस्ताना संबंध थे, जो आज भी हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। अब ये संबंध कहाँ कहाँ थे, कौन से क्षेत्र में थे, इसे समझते हैं। सबसे पहले आप देखिए आर्थिक संबंध। भारत के पास जब आजाद हुआ था और उसके बाद में बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी नहीं थी, टेक्नोलॉजी के पास धन भी नहीं था। तो उस कंडीशन में जब भारत को कोई लोन नहीं दे रहा था, कोई टेक्नोलॉजी नहीं दे रहा था, उस समय यूएसएसआर ने टेक्नोलॉजी दी, यूएसएसआर ने धन दिया, और भिलाई, बोकारो, विशाखापत्तनम, बीएचईएल, भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड जो आपको इंडस्ट्री नजर आती है, वो इसी समय यूएसएसआर के हेल्प से स्थापित की गई थी। पहला आपको आर्थिक संबंध समझ में आ गया। दूसरा, आज भी हम देखते हैं कि हमारे अधिकतम वेपन्स हमारे कहाँ से आते हैं, रूस से आते हैं। तो वहां पर सैन्य और सामरिक मदद देने में रूस ने, यूएसएसआर ने हमारी हमेशा सहायता की है। जैसे हम देखें ब्रह्मोस है, सुखोई मिसाइल है, वो हम कहाँ से परचेज कर रहे हैं, रूस से परचेज कर रहे हैं। तो हमारे आर्थिक और सैन्य दोनों संबंध रूस के साथ, यूएसएसआर के साथ अच्छे हैं। तीसरा हम देखते हैं राजनीतिक संबंध। हमें पता है कि यूएसएसआर यानी रूस सुरक्षा परिषद का, यूएन की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। जब 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया था इंदिरा गांधी ने, भारत ने, उस समय अमेरिका ने, ब्रिटेन ने वीटो किया था कि आप सीज फायर कर दीजिए, आप पाकिस्तान की आर्मी के अगेंस्ट मत जाइए। ये बात थी 3 दिसंबर की, जब इंडिया ने अटैक किया, और 4 दिसंबर को पहुंच गया पाकिस्तान यूएनओ के पास कि वो वीटो करवाए, वो वहां पर सीज फायर करवाए। लेकिन यहाँ पर रूस ने बोला कि नहीं, युद्ध कंटिन्यू रहेगा, और युद्ध कंटिन्यू रहा और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अब इसके बाद में देखते हैं कल्चरल रिलेशन। हमारी जो भारतीय मूवी है, जैसे हम बात करें अमिताभ बच्चन की, हम बात करें राज कपूर की, वहां के लोग हमारे इन हीरो को आइडियल मानते हैं, उनके गीतों को समझते हैं। तो मेन मोटा मोटी बात है कि हमारे आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक संबंध भारत और रूस के बहुत ही अच्छे हैं, जो आज तक कंटिन्यू है और आगे भी मुझे लगता है कंटिन्यू ही रहेंगे। अब इसके बाद में हम इसका एग्जाम के दृष्टिकोण से एक विश्लेषण कर लेते हैं। आर्थिक संबंध आपने देख लिए, मशीन के संदर्भ में आपने देख लिया, हथियारों के संदर्भ में आपने देख लिया, उसके बाद में यूएन यूएन में समर्थन के मामले में 1971 में देख लिया। आप इसका 20 साला सूत्री प्रोग्राम देख सकते हैं, जहां पर अगर भारत पर या रूस पर कोई हमला हमला करेगा तो दोनों साथ में आएंगे। तो ये सब चीजें आपने देख ली। क्वेश्चन आता है कि भारत और रूस क्या चाहते हैं। भारत और रूस चाहते हैं कि विश्व एक ध्रुवीय यानी ओनली अमेरिका के प्रभाव में ना रहे। भारत और रूस दोनों चाहते हैं कि विश्व बहुध्रुवीय हो, जिसमें कोई किसी देश को ना दबाए, प्रत्येक देश की अपनी संप्रभुता हो, सभी देश अपनी अपनी संप्रभुता को अच्छी तरीके से एंजॉय करें। यानी प्रत्येक देश, प्रत्येक विश्व में एक मल्टी पोलर सिस्टम हो, जिसमें किसी एक का डोमिनेंस ना हो। तो भारत और रूस चाहते हैं सिस्टम बहुत ध्रुवीय हो। अब इसके बाद में हम देखते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष ये कि भारत और रूस के संदर्भ में यूएसएसआर के साथ भी भारत के अच्छे संबंध थे, रूस के साथ भी हमारे अच्छे संबंध है, और इन फ्यूचर जो रूस हमारे लिए कर रहा है, चाहे तेल के मामले में हो, चाहे वेपन्स के मामले में हो, चाहे यूएन में सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सीट का अगर प्रमोट करना हो, तो इन सभी चीजों को देखते हुए भारत और रूस के संबंध अच्छे हैं। और यहीं से हमारा जो चैप्टर था दो ध्रुवीयता का अंत, वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।